एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसे महान महापुरुष की जिसका जन्म सन 1891 में रत्नागिरी नामक स्थान महाराष्ट्र की वो भूमि जिसमें जन्म हुआ किसका, एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर, एक पावरफुल पॉलिटिशियन लीडर, एक वोमेन इमांसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट, एक ह्यूमन राइट प्रोफाउंड, एक एमिनेंट स्कॉलर, एक रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था उनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में रत्नागिरी से सतारा नामक स्थान जो महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक वहां पर शिफ्ट हो गए थे। छोटी उम्र में ही माता का निधन हो गया था। बचपन से ही पढ़ाई के लिए अपने पिताजी से बार बार प्रार्थना करते थे, मगर एक दलित समाज में महर्जात में जन्म होने के कारण पढ़ाई के लिए उन्हें कोई सुविधा नहीं थी। आम बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिताजी ने कड़ी मेहनत करके किसी तरह जुगाड़ लगाकर उनको पढ़ाई के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलाया, मगर उन्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया। बोला कि बाहर बैठकर पढ़ेगा। एक बार मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर सवाल दिया और सभी बच्चों को सवाल सिद्ध करने के लिए बुलाया गया। सभी बच्चे सवाल सिद्ध करने के लिए नाकाम रहे, मगर उस समय बाहर बैठे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया कि तुम आओ, ये ब्लैक बोर्ड पर जो सवाल दिया है उसको सिद्ध करके दिखाओ। तभी बाबा साहब जी जैसे ही वो सवाल सिद्ध किया, सभी बच्चे चिल्लाकर उठकर भागने लगे और चिल्लाए कि मास्टर जी ये नीची जाति का है। उस समय बाबा साहब जी उन्हें देखकर हैरान हो गए। ये सभी भागे क्यों? क्योंकि उन बच्चों को डर था कि कहीं इनकी परछाई से हमारा खाना अपवित्र न हो जाए। वो बच्चे अपने बैग और टिफिन को पीछे की ओर धकेलने लगे। तो उस समय बाबा साहब जी बड़े हैरान हुए। उनको इस तरह की कई चोटें और कई धक्के जिंदगी में झेलने पड़े और सहन करने पड़े। एक बार कुएं से पानी क्या पी लिया, उनको इतनी मार पड़ी कि एक छोटे बच्चे को यह सब सहन करनी पड़ी। एक बार बाबा साहब जी रिक्शे में जा रहे थे। उस रिक्शे वाले को बीच रास्ते में पता चला कि ये नीची जाति का है, ये महाजात का है। तो उस रिक्शे वाले ने बाबा साहब जी को इस रिक्शे से उतार दिया और कहा कि तुमसे तो अब पैसे भी डबल लूंगा और किराया भी डबल लूंगा और रिक्शा भी तू चलाएगा। और वो रिक्शे वाला पैदल चलने लगे। जानते हैं उस समय केवल छूने से ही नहीं, उनकी परछाई से भी लोगों को दिक्कत थी। ये आवाज से अपवित्र, छूने से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, इस प्रकार के दर्द उनको बहुत बार झेलना पड़ा और सहन करना पड़ा। यह दर्द जिंदगी में आगे चलकर एक बड़ा रोल प्ले किया जो उनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं उस समय संस्कृत नहीं पढ़ाए जाते थे। कहते थे यह संस्कृत तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो सिर्फ ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है। उस समय सयाजी महाराज नामक एक राजा हुआ करता था। उन्होंने बाबा साहब जी की तकलीफों को समझा और वो तकलीफों को पहचानते भी थे। तो उन्होंने बाबा साहब जी को स्कॉलर के रूप में सुविधा दी ताकि ये दुनिया की बेस्ट में जाकर पढ़ सके। दोस्तों, बहरहाल इनकी पढ़ने की इच्छा को देखकर महाराजा जी ने यह फैसला लिया था। देखिए, यह बात आज की नहीं है, 112 साल पुरानी है। सन 1908 और 9 के बीच निचले पायदान से उठा एक दलित समाज से महर जात का लड़का जो मुंबई में जाकर इंग्लिश में प्रवेश करके आए और वहीं से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए की। वहां तक ही नहीं रुके। बाबा साहब जी ने कहा कि तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे तो मैं दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आऊंगा, तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ। फिर वो स्कॉलरशिप की जो सुविधा बाबा साहब जी को मिली थी, वो सुविधा लेकर न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। वहां जाकर पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में एमए की, उसके बाद पीएचडी की। यहां तक ही नहीं रुके, लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स चले गए। वहां पर एमएससी की, लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद डॉक्टरेट की। उसके बाद एक किताब लिखी
जिस किताब के आधार पर हमारे भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। के बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उस समय महाराज जी के साथ उनका बड़ा प्रेम था। दुनिया भर में पढ़ाई करने के बाद जब वापस आए तो महाराजा गायकवाड़ के पास गए और कहा कि अब मैं दुनिया भर में पढ़ाई करके आया हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको बाबा साहब जी को महाराजा ने मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी थी। मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी थी। उस समय यह नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पर तो आ गए, मगर छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां भी सरकारी जो पीओ होता था वो उनको फाइल हाथ में ना देकर दूर से भगा फेंक कर देता था और कहता था कि तू नीच जात का है, बड़े पद पर आ गया तो क्या हुआ, है तो तू अछूती। इस तरह के दर्द बाबा साहब जी को उस वक्त भी झेलने पड़े जिस वक्त उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर ली थी। लोग उनके पास में नहीं बैठते थे। सभी ऑफिस वाले कर्मचारी ना ही उनके पास में बैठते और ना ही उनके साथ खाना खाते। खाना खाने के लिए बाबा साहब जी को कहते हैं कि तुम बाहर जाकर खा के आओ। आज भी कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। ये पानी नहीं पी सकते थे, ये परछाई से अपवित्र, ये छूने से अपवित्र, आवाज से अपवित्र। इस प्रकार के बहुत सारे दर्द जो इस जिंदगी में बाबा साहब जी ने झेले थे। बाबा साहब अंबेडकर जी की तकलीफों का सिलसिला रुका थोड़ी था। अभी तो रमाबाई जिससे उनका विवाह हुआ था, उनके 4-5 संतान हुई थी। तो इलाज लंबी बीमारी के चलते इलाज की सुविधा न मिल पाने के कारण एक के बाद एक संतानों का देहांत होते गया और अंत में रमाबाई का भी देहांत हो गया। लंबी बीमारी के चलते उनको भी इलाज की सुविधा न मिल पाने के कारण उनका भी देहांत हो गया। बाबा साहब उस समय बाबा साहब ही नहीं, उस समय हर इंसान टूट सकता है जिसका अपना ही स्वाभिमान ही खत्म हो जाए। उस समय हर इंसान टूट सकता है। बाबा साहब 7 साल देश के शोषित पीड़ित वर्ग के लिए लड़ते रहे और आवाज उठाते रहे। घर की तकलीफों से अपने आप को रोकने नहीं दिया। फिर सत्याग्रह पर निकल गए। सन 1927 के इस महान सत्याग्रह में बाबा साहब जी ने सन 1927 के इस महान सत्याग्रह में बाबा साहब जी जिद पर अड़ गए थे। ये सब दलितों को कुएं से पानी पिलाने के लिए और अपना अधिकार दिलाने के लिए अड़ गए थे। बाबा साहब जी ने उस समय कहा था कि ये सभी सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट स्थान नहीं है। देखिए, दरअसल गलत तो एक्चुअली में हो ही रहा था, क्योंकि दलित जो औरतें थी उनको पैर ढकने तक साड़ियां नहीं पहने दी जाती थी, उनको पैर को ढकने तक कपड़े नहीं पहने दिए जाते थे। वो अधिकार बाबा साहब जी ने दिलाया था। पैरों को पूरी तरह ढक कर कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब जी ने दिया। सन 1927 के इस महान सत्याग्रह के बाद बाबा साहब जी ने कम्युनल इलेक्ट्रेट की मांग कर दी। बाबा साहब जी ने कम्युनल इलेक्ट्रेट की जब मांग की तो बाबा साहब जी चाहते थे कि कम्युनल के आधार पर हमारी वोटिंग सुविधा अलग हो। तो उस समय गांधी जी अड़ गए थे क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग हम भारतीयों को आपस में बांटना चाहते हैं और लड़ाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। तो गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया और कहा कि मैं जातियों के आधार पर इस देश को अलग नहीं होने दूंगा, आपकी बाकी सब मदद मैं करूंगा। अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपकी बाकी सब मदद करूंगा, मगर इन जातियों के आधार पर मैं देश को अलग नहीं होने दूंगा। अगर जातियों के आधार पर देश अलग हो गया तो मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ नहीं पाऊंगा। आप मेरे साथ चलो और मेरी ताकत बनो ताकि हम इस स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। दोस्तों, उस समय बाबा साहब जी इस बात को स्वीकार नहीं किया तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तो दरअसल
बाबा साहब जी के सामने उस समय बड़ी दुविधा सामने आई थी। बाबा साहब जी ने सोचा कि एक तरफ मेरे देश के जो शोषित पीड़ित वर्ग है उनके लिए लड़ूं, या एक तरफ जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए गांधी जी लड़ रहे हैं उनका जीवन का परित्याग न हो जाए उनके लिए सोचूं। तो दोस्तों, जब बाबा साहब जी गांधी जी के पास गए और गांधी जी को कहा कि चलो छोड़िए, अनशन छोड़िए आप, तो गांधी जी ने अनशन छोड़कर उसमें पुनः पैक्ट पर साइन किया था। जब पुनः पैक्ट पर साइन हुआ तो बाबा साहब जी ने रिजर्वेशन तो कवर कर ही लिया था। बाबा साहब जी ने उस समय रिजर्वेशन तो कवर कर ही लिया था। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इन दो किताबों के आधार पर, आपको एक बार फिर से बता दूं, इन दो किताबों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई थी। आज उसकी बुद्धि पर आधारित संविधान लिखने की जो क्षमता वो लोगों को लगातार दिखती गई। इनकी बुद्धि और इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि और इनका ज्ञान, कौशल का लोहा सब लोग जानते थे, ब्रिटिश लीडर भी और इंडियन लीडर भी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय गांधी जी के पास नेहरू जी कैबिनेट की पूरी लिस्ट लेके आए। तब गांधी जी ने वो कैबिनेट की लिस्ट देखी तो गांधी जी ने कहा कि इसमें बाबा साहब जी का नाम क्यों नहीं है। तो नेहरू जी के साथ उस समय गांधी जी की बहस हुई तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये स्वतंत्र भारत आजाद की कैबिनेट है। तो गांधी जी ने उसमें बाबा साहब जी को बुलाया और बाबा साहब जी को कानून मंत्री के रूप में ले लिया गया और जो ड्राफ्टिंग कमेटी भारत की थी उसका चेयरमैन भी बना दिया। उनकी ज्ञान की क्षमता को सब लोग जानते थे, सब लोगों को डर लगता था कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो करता है कि घंटों भर इनके विषय में बात करूं, क्योंकि मेरा मन नहीं भरता है। इतने बुद्धिमान व्यक्ति आगे चलकर हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के लिए बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर थे जो समाज के शोषित पीड़ित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए लड़ते थे। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे। ये वो पॉलिटिकल लीडर थे जो समाज में शोषित पीड़ित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए लड़ते थे। देश के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना आम लीडर की ये जिम्मेदारी होती है। इनकी भाषा में और उनके भाषण में, इनकी भाषा में और इनके भाषण में, इनके आचरण में और इनकी चर्चा में और इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन होते वक्त संविधान लिखने में लगातार क्षमता दिखती गई। आगे चलकर अहिंसा परमो धर्म को अपना लिया था। आत्मवत सर्वभूतेषु भागवत गीता में बताया गया है कि सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये आखिरी तक काम प्रेम से करते गए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करते हुए ये काम कलम से और प्रेम से करते गए। दोस्तों, आपके लिए एक एसएमएस है, दोस्तों आपके लिए एक मैसेज है, लेके जाइएगा। मैसेज ये है, एजुकेशनल इन द टूल। मैसेज क्या है? एजुकेशनल इन द टूल। क्योंकि एक कमजोर तबके को ऊपर बाबा साहब ने इस शिक्षा के दम पर ही तो उठाया था। लोग इसके सामने बोलते नहीं थे क्योंकि इनकी शिक्षा की वजह से, क्योंकि लोगों को पता था कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चलकर इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। एक बार फिर से बता दूं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आगे चलकर इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया और देश ने इनको भारत रत्न दिया। ध्यान दीजिएगा, इनके बराबर शिक्षा में पृथ्वी पर गिनती में होते हैं, ना कि परसेंटेज में। देश को भीमराव जी के बारे में
शिक्षित करना और उनके संघर्ष के काल के बारे में बताना मेरी खुद की जिम्मेदारी नहीं, आप सभी आम नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाना ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से धन्यवाद।